ब्राह्मणवाद बोल तो देते हैं, बहुत ही सीधा सा एक शब्द है ब्राह्मणवाद, जिसका बहुत सतही मान्य है कि ब्राह्मणवाद मतलब एक ऐसी विचारधारा जो शोषण पर आधारित है, ऊंच नीच को बढ़ावा देती है, एक उच्चता और नीचता का जो एक स्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करती है, वर्ण व्यवस्था को कायम करती है, मोटा मोटा। लेकिन इसके सूक्ष्म जो परिणाम है, जो हर दिन पैदा होने से लेकर के मरने तक में, नामकरण से लेकर के अर्थी तक उठने तक में जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, जो एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, वो प्रोसेस ही अपने आप इतना ब्रह्मांडीय है। तो उतने सूक्ष्मता के स्तर पर हमारे जीवन में ये ब्राह्मणवाद रचा बसा होता है, और हम कितना भी आजादी की नारा दे दें, कितना भी उससे मुक्त होने की कोशिश करें, गाहे बगाहे हम भी कहेंगे उसके ट्रेप में फंस जाते हैं। कभी कल्चर के नाम पर, कभी रिचुअल्स के नाम पर, कभी बस कोई कुछ त्योहारों के नाम पर जो है, जो चूंकि परंपरा है, हमें उसको निभाते आना है, उसको निभाने के क्रम में कहीं उन तमाम मान्यताओं को हम जीते आ रहे हैं, और उस मान्यताओं को हम जो है एक दिन में तोड़ दें ऐसा मुश्किल काम है। इसीलिए लगातार इन सारे विषयों पर समझते रहने की जरूरत है, चर्चा करने की जरूरत है, और अपने जीवन में उसको बरतने की जरूरत है। इसीलिए हम लोग आज का विषय रखें कि ब्राह्मणिज्म है क्या, ये कैसे ऑपरेट कैसे करता है, काम कैसे करता है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, परिणाम क्या है, और जो समाज इस ब्राह्मणवाद से पीड़ित है, आज कहीं न कहीं वो समाज भी उन्हीं ब्राह्मणवादी विचारों को ही, या उन्हीं के उन मनवादी विचारों के शरण स्थली में बैठ करके अपनी मुक्ति खोज रहा है। आप देखिए राजनीतिक फलक पर हम जिस तरीके से देखते हैं कि ऐसे लोग जो एक समय में तमाम मनवादी विचारधारा के खिलाफ एक मुहिम चलाए, और अंत में ये हुआ कि उन्हीं के लोगों के बीच में जाकर के बैठ गए। तीसरी तरफ एक ऐसी धारा थी, वामसेन की धारा थी, जो इस पूरे ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ सामाजिक, राजनीतिक और कल्चरल एक अल्टरनेटिव के साथ हमारे समाज में इवॉल्व होती है, लिटरेचर के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से, या हमारी जो पूरी एक जो गौरवशाली परंपरा रही बुद्धिस्ट आंदोलन से लेकर के रैदास, चैतन्य और तुकाराम, कबीर से होते हुए मीडियल पीरियड से मौजूदा पेरियार साहू और सावित्री, रमाबाई, ये तमाम अम्बेडकर, फूले, एक परंपरा है पूरे आधुनिक भारत में। तो एक सीधा सीधा, और हमें लगता है कल्चरल स्तर पर जिस तरीके से दक्षिण भारत में पेरियार ने हमले किए, तमाम उन सिंबल्स पर, तमाम उन प्रतीकों पर जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ज्यादा पुष्ट करते हैं, ज्यादा मजबूत करते हैं, उन सारे सिंबल पर, सारे प्रतीकों पर, तमाम मूर्तियों के जो कूटमंडूकता है, अंधविश्वास है, उस पर भयंकर प्रहार किया पेरियार ने। और इसी की कड़ी में हम देखते हैं कि जब ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, या कहें कि अगर सेमी फ्यूडल सिस्टम है, जिसमें हम कहीं न कहीं रचे बसे हुए उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसको मीडिया किस तरीके से उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। आज देखिए कि आपको 200 से ज्यादा टीवी चैनल मिले, उस टीवी चैनल को आप रिमोट से आप टीवी चैनल को बदल कर देखिए, आपको मंत्र, घंटा, प्रसाद, तहवीर, दुनिया भर का जंतर मंत्र 24 घंटे आपको सुनाई देंगे। आपको एक रेडीमेड जो सोल्यूशन है कि आपका सर दर्द हो रहा है, रेडीमेड मंत्र है उसके लिए। आपको बुखार चढ़ गया, उसके लिए मंत्र उन लोगों ने बना दिया। आपका ऑफिस में काम काज नहीं चल रहा है, उसके लिए उन्होंने यंत्र बना दिया। तो इस तरह से गले से पहनने से लेकर के जो है चुटिया बांधने तक में जो है मंत्र शामिल है। तो ये समझिए कि कहीं न कहीं ये जो मीडिया है, ये भी इसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को, इस वर्णवादी व्यवस्था को, और कहीं न कहीं जो एक वर्टिकल जो एक स्ट्रक्चर है, हमारा जो कैटेगरी में बटा हुआ चीज है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या शूद्रा में बटे होने के बावजूद भी जातियों के बीच में तमाम गोत्र, हजारों गोत्र पैदा कर दिए इस देश के अंदर, और पिछड़ों में भी कुछ नहीं था, दलितों में कोई गोत्र नहीं था, उसमें उन्होंने घुसा दिया अच्छे से। तो एक तरफ जो हमसे ऊपर कुछ लोग हैं, दूसरी तरफ अपने जो हॉरिजॉन्टली अगर हम देखते हैं, एक खास ओबीसी में 3789 जातियां हैं, सब जाति एक दूसरे से इसी बात को क्लेम कर रही, तुम हमसे नीचे हो, हम तुमसे ऊपर। जो ऊपर है उससे भी चलो हम उससे नीचे हैं, लेकिन उससे हम फिर भी इससे ऊपर। तो इस तरीके से देखिए पूरे समाज व्यवस्था को इतने सूक्ष्म स्तर पर ऐसे व्यवस्था के तहत, ऐसे विचार के तहत बांध रखा था, बंधा हुआ है समाज, जिससे मुक्ति पाना एक दिन का काम है ही।
या कहें कि उसके लिए एक नहीं कई मीटिंगों की ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने की जरूरत है, रोज उन सारे सिंबल्स पर बात करने की जरूरत है कैसे हमारे जीवन में समाहित। तीसरी बात यह है, जब हम टॉपिक हम लोग चयन कर रहे थे इसी बात पे है कि मौजूदा समय में सब लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, चारों तरफ हमले हो रहे हैं, ऊना में देख रहे हैं किस तरीके से आतंकवादी गौभक्त चारों तरफ चमड़ी उधेड़ ले रहे हैं हमारे दलित भाइयों का। दूसरी तरफ गौ रक्षा के नाम पर तमाम पिछड़ों का, कुरैशियों का, पसमंदों का धंधा बंद कर रहे हैं। जो पशुपालक जातियां हैं, उन पशुपालक जातियों में आप देखिए एक बहुत भय का माहौल है। भैंस खूंटे पे बंधी है, गाय खूंटे पे बंधी है, लेकिन बेच नहीं सकते। बेचने का मतलब है उनका पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। बेच नहीं सकते क्योंकि गौभक्त डंडा लेकर खड़े हैं, तलवार लेकर खड़े हैं। कोई टैक्सी से लादे जा रहा है, गाय को लेके जा रहा है, दवा के लिए जा रहा है, ब्लॉक में जो है कोई चिकित्सा के लिए जा रहा है, उस पर भी हमले हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2 लोग गाय का उपचार करने के लिए अपने नजदीकी चिकित्सा केंद्र में जा रहे थे, उनको मार के चमड़ी घेर लिया, उसका बाल छीन लिया, बाल छीन कर खुलिया मार्केट में घुमाया। तो आप समझिए किस तरीके से 21वीं सदी में जहां हम लोग चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उन्नति की बात कर रहे हैं, ऐसे दौर में हम फिर से उन्हीं कुमनोता के दौर में जा रहे हैं, अंधविश्वासों के दौर में जा रहे हैं। क्या कहें कि इस फंडामेंटल राइट विंग फासिज्म के ट्रैक में पूरी तरीके से हमारा समाज और देश जा रहा है, जिसको के खिलाफ बहुत ही पहले मुहिम छेड़ा था गौतम बुद्ध ने। फिर इन अंधविश्वासों पर, रीति रिवाजों पर, कठमुल्लापन पर कबीर ने, रैदास ने, तुकाराम ने तमाम सवालात खड़ा किए और एक मुहिम चलाया। लेकिन ये जो आरएसएस है, जो संघी है, ये बहुत जीवन प्रवृत्ति के लोग। 1925 में इन लोगों ने अपना कारवां शुरू किया, 2-4 लोगों ने मिल करके, और इतने मजबूत हृदय के लोग हैं कि समझ लीजिए कि कछुए की तरह धीरे धीरे चलते रहे और आप समझिए कि अपना पीएम बना लिए, अपना सीएम बना लिए। हर तरह से उनका जो है पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो पॉलिटिकल पावर है, उस पॉलिटिकल पावर पर जो है उन्होंने कब्जा कर लिया और खुलेआम एंटी रोमियो के नाम पर, महिला प्रोटेक्शन के नाम पर वो अपना एजेंडा जो है यहाँ लागू कर रहे हैं, उसको यहाँ लागू कर रहे हैं। जिसको कूटना है वो एंटी रोमियो के नाम पे कूट रहे हैं, जिनको टारगेट करके पीटना है वो गौभक्त पीटने के तैयार है। एक समझिए ये पुलिस व्यवस्था है, आपका एक एग्जीक्यूटिव है, उसके बरस में उन्होंने अपनी सरकार खड़ा कर दिया। अब ये कुछ दिन पहले जब योगी आदित्यनाथ ने अपना शपथ ग्रहण लिया तो उनको बोला कि हमको बहुत खतरा है और हमको पुलिस व्यवस्था पर कोई विश्वास नहीं है, इसलिए मुझे अपनी हिंदू वाहिनी सेना चाहिए जो हमें प्रोटेक्ट कर सके। तो आप समझिए कि अपने स्वयं की मिलिशिया उन्होंने खड़ा कर लिया है। और आप समझ लीजिए आज कोई गृह युद्ध हो जाए तो हमें लगता है कि हम लोग ये देश जो है बहुत बड़ा जो खूनी मंजर से गुजरेगा। और उसके काउंटर में हम देखते हैं कि एक तरफ एक आरएसएस जैसा आतंकवादी विचारधारा है और उसका इतना बड़ा मशीनरी है, और उसके खिलाफ जो अपोजिशन है, वो अपोजिशन में उस तरह का कोई वैचारिक शार्पनेस नहीं है, कोई उस तरह का तैयारी नहीं है जो इस मौजूदा निजाम से निपट पाए। इसीलिए हम कहते हैं आज के दौर में सामाजिक न्याय की बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। एक खास मौजूद सवाल पर जो कि हमें लगता है जब वो यहाँ थे तो तब इस तरह का माहौल नहीं था कि आप खुल करके सीधा मुंह में बोल सकते। और ये दर्द उनके एक ब्लॉग में देहरी में वो लिखे वो करीब 10-20 साल बाद जाकर, हमें लगता है 15 साल बाद लिखे, अपना जीनू का अनुभव उन्होंने लिखा था। एक दौर में देखिए किस तरीके से वो छुपे सब चीजें जो है अंडर टेबल चलती थी और इतना माइन्यूटली लेवल पे चलती थी कि उनको लोगों को लगता था बहुत प्रोग्रेसिव जेएनयू है और बहुत ही यहाँ माय डियर लोग रहते हैं, दिल लेकर के दौड़ते रहते हैं लोग। लेकिन मामला है वो जाति का था, वो शुरू से था और उसी का वर्चस्व जो है कायम अभी तक भी था। और 4 महीनों में चीजें एक्सपोज हुई हैं खुल करके, तो स्टूडेंट भी बिल्कुल निडर होकर के सवाल उठाते हैं कि साहब क्लास में तो आप ऐसे ही हमको पढ़ाते हैं, दुनिया भर के क्लास स्ट्रगल पढ़ाते हैं और इगेलिटेरियन सोसाइटी बनाने की बात करते हैं, एडियल सोसाइटी बनाने की बात करते हैं और तमाम वंचित शोषित लोगों का जो शोषण हो रहा है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्लासरूम में पढ़ाते हैं। जब मामला आता है पब्लिक में बोलने का, आप बोल भी देते हो डिबेट में कि मामला बहुत गड़बड़ है, बहुत शोषण हो रहा है, दलितों पर बहुत अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों को एकदम सीरियस से मारा जा रहा है,
ये तमाम बातें आप बहुत ही आसानी से बोल जाते हैं। जब खुद पर बात आती है तो आप जो है अपना असली रंग दिखाने लगते हैं। ये हम लोगों ने इसी कैंपस के अंदर वाइवा के सवालों पर लोगों को अपने असली कलर छोड़ते हुए देखा है। जो अपने आप प्रोग्रेसिव भी रहे हैं एक समय में। कुछ लोगों तो हम लोगों ने सवाल कर दिया कि सर यहाँ कुछ लोग हैं जो बहुत द्रोणाचारी हैं, तो उन्होंने खुलकर के बोल दिया कि ये जो बच्चे हैं ये हमको आजकल द्रोणाचारी बोलते हैं, इनको पता नहीं, जब पैदा नहीं हुए थे तब मैं मंडल आंदोलन की सरपरस्ती कर रहा हूं। तो अपनी लेजिटिमेसी लाने के लिए कहते हैं मैं मंडल आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। तो ये आज उनके सामने एक खुली चुनौती मिल रही है और उसी का हमें नतीजा है कि देखिए कि एक तरफ जहाँ पूरे देश के सरकारें, आप पूरी दुनिया में नजर उठाएं, जो शिक्षा, रोजगार या कहें हेल्थ व्यवस्था पर खर्च कर रही है, पूरे जीडीपी का ज्यादातर परसेंटेज खर्च कर रही है। ये जो इंडिया एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा खर्च इसी दो संस्था पर कर रहा है। यानी शिक्षा पर भी कांग्रेस यूपीए के जमाने में 950 करोड़ का बजट है और अभी 400 करोड़ बजट काट करके जो है ये लोगों ने इसका ऐसी तैसी करने में लगे हुए। तो आज देखिए कि जेलों में मैं पहले भी कहा कि जो चीजें अंडर टेबल चलती थी, जो सवाल जो कहे कि बच करके डिस्कशन में आता था, थोड़ा सा शब्दावली बदल करके, टर्मिनोलॉजी बदल करके शॉर्ट तरीके से ऊपर चर्चा करते थे, कुछ लोग तो थोड़ा सा बच करके निकल जाते थे उन सवालों में। आज उनको लगातार इस बात को फेस करना पड़ रहा है और सीधे उनको जवाब देना पड़ रहा है कि अब समझिए कि न्यूमेरिकली अगर हम देखें तो हम लोग बहुजन मेजॉरिटी 85 से 90% हमारी आबादी है। देश के जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान हमारा है, चाहे कंपनियों में हो, एमएनसी में हो या फिर खेती बाड़ी, हर जगह हम लेबर करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन 5% को कौन नहीं उसको कहते हैं कि कास्ट 5% या 10% हार्डली अगर गिना जाए उनके सारे पूर्वों को गोत्र सहित, तो 10% मुश्किल से मिलेगा। वो 10% लोग समझिए कांग्रेस बना के बैठा है, भाजपा बना के बैठा है, कम्युनिस्ट पार्टियां बना के बैठा है और समझिए कि आइडिया के स्तर पर कितना दूर तक सोच रहा है कि 10% लोग पोजीशन में भी वही, अपोजिशन में भी वही, और उस अपोजिशन को काउंटर कर रहा तीसरा आदमी वो भी वही। और हम लोग कहीं नहीं, मतलब हम लोग लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं, रोज हमले हो रहे हैं। और ये कितना बड़ा चतुराई है, कितनी बड़ी धूर्तता है। इसीलिए हमें लगता है कि आज के दिन में जो है सामाजिक न्याय की चुनौतियों पर चर्चा करना और तमाम ब्राह्मणवादी विचारों को आजादी नहीं बल्कि उसका समूल नाश करने की जरूरत है। ये आजादी मान लीजिए कल को फिर भी गुलाम हो सकते हैं, तो उसमें से एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन जब तक समूल नाश नहीं होगा तब तक ये मामला ये खास हुआ है कहीं। इनका बढ़िया से जड़ से सफाया करना